जैन बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। और अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करने जा रहे हैं। देखते हैं 15 नंबर क्या दिया हुआ है। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर का मतलब सीधे ऐसे। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। देखिए, इस पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। और फिर आपसे कहा जा रहा है G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से। तो अब यहाँ ग्राफ नहीं, सीधे हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर देते हैं। ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, समझिएगा, पत्थर को 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पत्थर कितना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा। तो सुनिए, जिस वेग से किसी पिंड को फेंका जाता है वो प्रारंभिक वेग होता है। और प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है u 40 मीटर पर सेकेंड। और जानते हैं, और जब कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई पे चला जाता है ना, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसका अंतिम वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। v की वैल्यू 0 हो जाएगी। और g की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। h की वैल्यू पूछे जा रही है, पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो देखिए, न्यूटन के गति विषयक तृतीय समीकरण का अगर हम प्रयोग करें तो v² = u² - 2gh। चूंकि पत्थर ऊपर फेंका जा रहा है, तो जब ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, g की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो v के जगह पर 0 और u की वैल्यू आपको दी गई है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर ये हो गया -2g की वैल्यू है 10, और फिर ये हो गया आपका h। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा 0 = 40 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको हम 40 × 40 ही रहने देते हैं। और माइनस ये हो गया 2 × 10 × h। हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 2 × 10 × h को हम बराबर के पहले कर दें, लेफ्ट साइड में कर दें। तो 2 × 10 × h = 40 × 40। तो फिर क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हम निकालें तो 40 × 40/2 × 10 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, और 40 × 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। h की वैल्यू हो जाएगी 80 मीटर। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो आप कह देंगे कि यह पत्थर 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है नेट विस्थापन। नेट विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है। नेट का मतलब होता है कुल विस्थापन। तो आपसे कहा जा रहा है कि नेट विस्थापन कितना होगा। नेट विस्थापन का मतलब जानते हैं, पिंड जहां से चला था फिर वहीं पर वापस आ जाए। ऐसे कह लीजिए कि जब किसी पिंड को हम नीचे से ऊपर फेंक देंगे तो ऊपर जाने के बाद फिर वापस आएगा अपने ही जगह पर ना। तो अगर कोई वस्तु जहां से चली है फिर वहीं आ जाए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। तो इसका जो नेट विस्थापन होगा वह शून्य होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए।
और फिर पूछा जा रहा है कि पत्थर के द्वारा चली गई दूरी, पत्थर कुल कितनी दूरी तय किया। तो पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी, हम देखें पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी, पत्थर के द्वारा चली गई कुल दूरी, मतलब कुल दूरी का मतलब जानते हैं, कुल दूरी का मतलब कितना गया और कितना आया। तो कितना गया वो 80 मीटर तो ऊपर गया, तो 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर लौट के आया भी तो अब 80 मीटर लौट करके आया तो कुल उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वह 160 मीटर के इक्वल होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। देखिए, जबकि दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर आपको नहीं भी दिया होता तो पृथ्वी का द्रव्यमान मालूम है, और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और देखिए क्या दिया गया, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻30 किलोग्राम मास ऑफ सन दिया हुआ है। और फिर दोनों के बीच की औसत दूरी यानी r का मान दिया हुआ है, यहाँ नोट कर देते हैं। और r की जो वैल्यू दी गई है ये दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको मालूम ही है कि F = होता है G, m1 के जगह पर मास ऑफ अर्थ इंटू m2 के जगह पे हो जाएगा मास ऑफ सन, और बटा में हो जाएगा r का स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो अब हो जाएगा F = G की वैल्यू आपको मालूम है 6.67 या 6.7 भी लिख दिया जाता है सीधे, और इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो फिर ये ME की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए ME 6 × 10⁻24, और MS दिया है मास ऑफ सन 2 × 10⁻30, और अपान हो जाएगा r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखें 1.5 का स्क्वायर कर देते हैं 1.5 × 1.5, और 10⁻11 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻ हो जाएगा 22। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो ये हो जाएगा F = जितने नंबर है सबको एक जगह कर लें और घात को हम लोग एक जगह कर लें, फिर देखते हैं क्या मिलता है। 6.7 × 6 × 2, और नीचे है 1.5 × 1.5, और फिर ज़रा देखें कि क्या मिल रहा है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 10⁻, देखिए अगर हम 22 को ऊपर ले गए, ध्यान दीजिएगा 22 को ऊपर ले जाएंगे तो -22 हो जाएगा, तो -11 और -22 -33 हो जाएगा। देखिए यहाँ रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, -33 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर हम +30 कर देंगे, देखिए +30 कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब बचा है 24, तो 24 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻21 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये 10⁻21 हो जाएगा। माइनस को एक जगह कर लीजिए,
प्लस को एक जगह कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। जितने पावर होते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि 10 टू दी पावर 22 को ऊपर ले गए तो -11 है, और -22 -33 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये थोड़ा ये जो है 54 हो जाएगा। तो 54 में से अगर आप 33 को माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग देखते हैं इसको कि फिर क्या मिल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देखें, अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो ये 67 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15। फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 से गुणा करें, देखें ये 10 हो गया, और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, कटाइए, ये कटेगा, 3 से कटा दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब इसको, इस 10 को भी अगर आप कटाना चाहें तो 5 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी ये हो गया F इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 67, अब फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये हो गया 8, और ये हो गया 15, और गुणे 10 का घात 21। देखिए अब इतना काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करिएगा क्या कि 67 में 8 से गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें 15 से भाग दे दीजिएगा। तो अब इसके बाद जो अंक आएगा उसमें उसको दशमलव के पहले एक अंक आप कर लीजिएगा, क्योंकि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, और बल है तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। इसको आप लोग कर डालिएगा, इतना कर डालिए आगे वाला काम। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए ये 17 क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा आपको, आप ध्यान से समझिएगा। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची एक मीनार, देखिए एक मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई दी गई है 100 मीटर। ये है मीनार, देखिए मीनार है, मीनार की ऊंचाई दी गई है 100 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया, और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। समझ लीजिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि जिस समय ऊपर से एक पत्थर गिराया गया, उसी समय नीचे से एक पत्थर ऊपर के तरफ फेंक दिया गया। तो नीचे ऊपर से तो गिरा दिया गया। तो जब किसी भी पिंड को गिराया जाता है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वह 0 होता है। किसी भी पिंड को जब गिराया जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। और जरा देखें, अब इसको ऊपर फेंका जाता है एक दूसरे पत्थर को, प्रश्न समझे ना। जिस समय ऊपर से एक पत्थर नीचे की तरफ गिराया जाता है, उसी समय नीचे से ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंक दिया जाता है। और किस वेग से फेंका जाता है? ये 25 मीटर पर सेकंड की वेग से दूसरे पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। सुनिए, हम यह मान लेते हैं कि जो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, जब वह h दूरी नीचे आ जाता है, जब वह h दूरी नीचे आ जाता है, तो जो पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा था उससे मिलता है। अब जरा समझना है आपको कि यहां से यहां तक 100 मीटर की दूरी है, और नीचे आने वाला जो पत्थर है वो h मीटर आ चुका है, h मीटर आ चुका है। तो नीचे से ऊपर जाने वाला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा? 100 में से h को घटा देंगे तो जो दूरी बचेगी, यानी ये 100 - h मीटर की दूरी,
तय करेगा। मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला पत्थर 100 माइनस h मीटर की दूरी पर मिलेगा, ऊंचाई पर मिलेगा, और ऊपर से नीचे आने वाला जो पत्थर है वह h ऊंचाई पर यानी h दूरी नीचे जाने के बाद मिलेगा। तो अब देखा जाए कि दोनों के द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। तो अब हम देखेंगे नीचे आने वाले पत्थर के लिए, नीचे आने वाले पत्थर के लिए देखा जाए तो नीचे आने वाले पत्थर के लिए फार्मूला आपका वही होगा, H इज इक्वल टू UT और प्लस हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो देखें ये H इज इक्वल टू पत्थर गिराया गया था विरामावस्था से, तो U का मान 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू टी पूछा गया था कब और कहाँ मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई से h मीटर नीचे आने पर और t समय बाद मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, यानी ये हो गया h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये नीचे आने वाले पत्थर के लिए है। अब जरा हम देख लें ऊपर जाने वाले पत्थर के लिए, ऊपर जाने वाले पत्थर के लिए देखिए तो ऊपर जाने वाला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, 100 माइनस h, और फार्मूला यही होगा। तो h के जगह पे अब हो जाएगा ये 100 माइनस h। तो h इज इक्वल टू u। देखिए ऊपर जाने वाला जो पत्थर है, ये ऊपर जाने वाला पत्थर का वेग u की वैल्यू दिया है 25 UT, और फिर हो जाएगा तो जब पत्थर ऊपर के तरफ जाएगा तो गुरुत्व तो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो देखिए लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दें, राइट को राइट में जोड़ दें। तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे तो h प्लस 100 माइनस h इज इक्वल टू ये हो गया आपका हाफ GT स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25t और माइनस हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। जरा देखिए तो हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25t। तो अब यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो 100 अपान हो जाएगा 25 से कटा देंगे 25 चौका 4 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा था ना वह 4 सेकेंड के बाद नीचे से ऊपर जाने वाले पत्थर से मिलेगा। और फिर कितनी दूरी पर मिलेगा, तो अब h का मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये है हाफ और g का मान हम 9.8 भी रख सकते हैं या 10 भी रख सकते हैं। तो 9.8 और t का मान आया है 4 सेकेंड। तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा और फिर इससे कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और फिर गुणा कर लीजिए 9.8 में 8 का, तो 8 टाइम 64 होता है, 6 हो जाएगा और 8 9 72, 72 में 6 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। ये हो गया 78.4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था ना कि जिस समय एक पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है उसी समय एक दूसरे पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ऊपर से नीचे आने वाला जो पत्थर है वो 78.4 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने समय में? 4 सेकंड में। टाइम जो था ये 4 सेकंड, 4 सेकंड में।
तो 4 सेकेंड बाद मिलेंगे और नीचे आने वाला जो पत्थर है वो 78.4 मीटर की नीचे आने पर मिलेगा। अगर वही नीचे से ऊपर निकालना होगा ना तो 100 में से आप 78.4 को घटा देंगे तो नीचे से ऊपर जाने वाले पत्थर के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। और इस प्रकार आज हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 15, 16, 17 बताए गए, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।